हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से एटूस इंडिया के चैनल पे। और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? होपफुली सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो आप लोग, ये बताओ। और देखो, डाउट्स बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप यहाँ पे भी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट्स में भी आप बातें बता सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और आज के चैप्टर की बात करें बेटा, तो रेडॉक्स रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक्चुअली चैप्टर एनसीईआरटी में अगर आप ढूंढोगे तो बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, बट इसके इम्पैक्ट हर जगह पे मिलेंगे। हर जगह ये रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो जहाँ भी रिएक्शन इन्वॉल्व है ना, वहाँ पे रेडॉक्स की बात ज़रूर होती है। साथ में इसमें टाइट्रेशन की भी बात है, जहाँ से सवाल जेई एडवांस या फिर नीट में भी छोटे छोटे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और लगभग हर साल सवाल आते हैं। तो रेडॉक्स अच्छे से करना, छोटी छोटी बातें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, और उसके बाद से टाइट्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है। तो ये अगर आप कंप्लीट करोगे ना, तो 100% नीट और जेई की बात करें, अगर जेई मेंस की बात करें, तो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आता है। तो 100% वो चैप्टर, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सब आपके कमांड में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो पेन पेपर लेकर बैठना, नोट्स बनाना। और फिर से अगेन मैं कह रहा हूँ आपको वही बात कि अगर डाउट आता है तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर जो लाइव सेशंस होते हैं हर थर्सडे को, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो। और एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, प्रिपरेशन करो। जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है, उसमें अच्छा करो। फिर उसके बाद से नीट में जो आपका प्रॉब्लम मई या जून में जो भी पेपर होगा उसमें अच्छा करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपने सुना होगा बार बार ऑक्सीडेशन नंबर। पर्टिकुलर कोई भी, अगर हम मान लो हमने लिया एलिमेंट, उसका कितना होता है, +2 -2, आप परेशान रहते हो। ठीक है। तो बेसिकली इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। मतलब कोई भी एलिमेंट है, अगर वो फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लेकिन जैसे ही किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, या कई बार सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, तो उसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी वजह से जो चार्ज आता है ना, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि H2 + O2। तो अभी क्या है कि ये हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट काफी कम होंगे। मान लो ना के बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होंगे तो ये कुछ नहीं होगा, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आने वाला। दोनों पे पार्शियल जो चार्ज डेवलप है वो 0 है। अब जब ये कंबाइन करके वाटर बनाएगा, ठीक है, जब ये कंबाइन करके वाटर बनाएगा, तो अब ये वाटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। वाटर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वाटर भी, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इधर से एक पार्शियल चार्ज आ गया, इधर से पार्शियल चार्ज आ गया। अब सर पार्शियल चार्ज कितना आएगा, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर गया है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो यहाँ -2 चार्ज। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया था, तो यहाँ +1 चार्ज, और यहाँ पे ये +1 चार्ज। तो ये जो +1 है और ये -2 है, दीज आर नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, दैट रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट। ठीक है ना। तो जब भी कोई एलिमेंट होता है, अगर वो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है, तो उस पर जो भी रियल और इमेजिनरी चार्ज आती है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब देखो कुछ कुछ बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकालते हैं। ठीक है। तो दीज आर द रूल्स दैट आर गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो फ्लोरीन एटम की बात करें बेटा, तो फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सबसे विड्रॉ करेगा। तो अगर ये कंबाइंड फॉर्म में जाता है, ठीक है,
तो ये -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और जब ये खुद के साथ कंबाइन करेगा, जब F2 बनाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो फ्लोरीन की दो कंडीशंस होती है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, किसी और के साथ अगर किसी भी हेटेरोएटम के साथ कंबाइन करेगा तो -1 होगा, और अगर खुद के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 3.5। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज -2, बट ये वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया H2O2, ठीक है, तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो जब परऑक्साइड्स लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। सिमिलरली मान लीजिए बेटा मैंने लिया सुपर ऑक्साइड्स, तो सुपर ऑक्साइड्स जब लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1/2 सुपर ऑक्साइड्स। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने बेटा ओजोनाइड्स लिया, तो ओजोनाइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ओजोन का एनायन, ओजोनाइड है ना। तो अब देखो -1 चार्ज है 3 ऑक्सीजन एटम पे, तो एक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज होगा? तो दैट इज इक्वल टू -1/3। सिमिलरली और अगर और बात करें तो देखते हैं, बताओ जरा आप। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा, खुद के साथ कंबाइन किया, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर खुद के साथ कंबाइन करेगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया बेटा OF2। अब फ्लोरीन सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, दोनों तरफ। यहाँ ऑक्सीजन -2 पे चला गया, सॉरी ऑक्सीजन +2 पे चला गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया। सिमिलरली अगर मान लो मैंने बेटा लिया O2F2, तो अब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को खींचेगा, तो इधर -1, ये -1 हो जाएगा, और ये सेम है, दोनों सेम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल नहीं होगा, तो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो -1। तो अब ध्यान से समझो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो 0 आ रहा था, बट इसके कॉम्बिनेशन से -1 आ रहा था। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1 होगा, क्योंकि इनका तो 0 हुआ, ये दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल नहीं होगा। बट यहाँ से अगर देखोगे आप, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ से +1 आया और यहाँ से भी +1 आया। तो O2F2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, और OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम की कहानी क्या है? तो हाइड्रोजन या तो +1 शो करेगा, या फिर हाइड्रोजन -1 शो करेगा। -1 शो कब शो करेगा सर? जब मान लो हाइड्राइड बना लिया, ठीक है, तो ये Na+ और H- हो जाएगा। ये कब शो करेगा सर? बाकी केसेस में जहां ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा, वहां अपने आप ये अपना इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ होगा। जैसे मान लो मैंने लिया H2O, तो ये -2 है, और ये +1 है, और ये +1 है, तो हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। हेलोजेंस की बात करें, तो हेलोजेंस की कहानी में हमने फ्लोरीन तो पहले ही देख लिया था। इसके अलावा जो कहानी होती है हेलोजेंस की, वो -1 से +7 तक जा सकती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन वेरी फ्रॉम -1 टू +7। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने क्लोरीन की बात की, तो क्लोरीन में देखिए HCl है। अगर मान लो मैंने लिया Cl2, मान लो मैंने लिया HOCl,
फिर हमने ले लिया HClO3, फिर ले लिया HClO5, HClO2, HClO3 और HClO4। ऐसा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ +1, ये 0 हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से आप, तो ये ClOH है, तो Cl और O और H, और यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन क्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बट 3.5 और क्लोरीन की होती है 3.1। तो फिर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, तो ये हो जाएगा +1, और ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -2 और ये +1, तो यहाँ पे क्लोरीन +1 पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन +3 पे आ गया, यहाँ पे क्लोरीन +5 पे आ गया, और यहाँ पे क्लोरीन +7 पे आ गया। ठीक है, तो हैलोजेंस जो होते हैं वो -1 से +7 तक का ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। सिमिलरली आयोडीन भी होगा और सिमिलरली ब्रोमीन भी होगा। सिमिलर केसेस फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन एज वेल। एज ये कहानी है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको हाइड्रोजन, हैलोजन, सिमिलरली फ्लोरीन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स का। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया सोडियम हाइड्राइड, तो ये 1A का ग्रुप है ना, तो 1A ग्रुप, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होगा, +1, या अगर फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली बेटा मान लीजिए मैंने लिया 2A ग्रुप, 2A ग्रुप, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कैल्शियम +2 पे है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा +2 और 0। अगर 3A ग्रुप ले लिया तो ये +3 शो करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे आपको बताया था मैंने पीरियोडिक टेबल में कि डाउन द ग्रुप जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो +3 शो कर सकता है, +1 शो कर सकता है, और 0 शो कर सकता है। ठीक है, जैसे थैलियम +1 ज़्यादा स्टेबल है, ये एडवांस का सवाल था, इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, रीजन क्या था इसका, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट था। ठीक है, तो ऐसे आप मेटल्स के बारे में देख सकते हो। जनरली मेटल जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है मेटल के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद बात आती है कि अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0। सेकंड क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने भी चार्जेज होंगे उनका समेशन अगर करोगे तो ओवरऑल ये 0 आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ठीक है, तीसरा क्या है कि सम ऑफ चार्जेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जैसे मान लो मैंने लिया कि सल्फेट SO4 2-, तो इसमें अगर इन पे जो जो चार्ज आएगा, सल्फर पे जो चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा, अगर इन सबको जोड़ोगे ना तो ये ओवरऑल जो चार्ज आया है मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द चार्जेज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, दैट इज ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है ना। लास्ट कह रहा है इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज n एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर में वेरी फ्रॉम n to n-8। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पहले ही बता दिया आपको कि जैसे मान लो हमने लिया हैलोजेंस, ठीक है,
तो हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, तो n-1 है ना, n to n-1 वेरी कर रहा था ना। तो ग्रुप नंबर कितना था हेलोजेंस का 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 7। तो ग्रुप नंबर देखो क्या होता है n-8, तो ये था 7-8, ये -1 आ गया 2 n दैट इज 7। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हेलोजेंस में ये कहानी होती है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने लिया ग्रुप 15, तो ये क्या हो जाएगा -3 to +5, ठीक है ना। तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। और ऑक्सीडेशन नंबर का एक और डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए और इनिशियली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अगर उनका आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ये भी एक तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। अब जैसे मान लो हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मान लो मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे H2SO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अब मान लो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0, है ना। अब देखो क्या है कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.1, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रॉक्स 2.6 के आसपास, 2.58 के आसपास होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 3.5। तो हाइड्रोजन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे तो सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। और मान लो H2SO4 का आपने स्ट्रक्चर बनाया तो और क्लैरिटी आ जाएगी। क्या आपने देखा, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हो कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे +2 चार्ज आएगा और यहाँ -2 आएगा, इसकी वजह से यहाँ -2 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी वजह से ये -1 आया और इधर +1 आया, और ये इधर से खींचेगा तो इसके पे +1 और यहाँ पे -1। ऑक्सीजन यहाँ पे भी सेम कहानी है, तो -1 और ये हो जाएगा आपका +1, और ये -1 इधर से भी खींचेगा तो -1 आ गया, ये +1। तो टोटल आप देखोगे सल्फर पे तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया +2 +2 +1 +1, तो टोटल आ गया +6, ठीक है। अगर मान लो मैं फॉर्मूले के थ्रू जाऊं तो बोलूंगा ये मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल है, ठीक है। तो मैं लूंगा हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 +1, ये हो गया फॉर हाइड्रोजन। प्लस सल्फर मान लीजिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर x है और कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम्स है 1, ये हो गया फॉर सल्फर, इसी को निकालना है। प्लस ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया था मैंने -2 इंटू, और कितने ऑक्सीजन एटम है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 ऑक्सीजन, और दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है ना। तो मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो दे वैल्यू देखो आप कैलकुलेट करिए, तो ये 2 + x - 8 विल बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई बेटा +6। तो ये तो मर्ज कर गया, जैसा था वैसा ही था। बोलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया बेटा फॉस्फेट PO4 3-, मान लो मुझे निकालना है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आई डोंट नो ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ फॉस्फोरस इनटू कितने एलिमेंट टोटल फॉस्फोरस एटम्स है, तो एक ही फॉस्फोरस एटम है, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन पे अभी मैंने आपको बताया था कि इस पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2 इंटू 4 विल बी इक्वल टू -3। -3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल ये जो हमारा एनायन है, एनायन पे चार्ज कितना है -3, ठीक है ना। सेम ये कहानी आपको मैंने बताया था कि अगर सम ऑफ चार्जेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा x -8 इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई +3, तो ये +5 आ गया।
ठीक है, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा यहाँ पे +5। तो ऐसे आप निकाल सकते हो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। सिमिलरली मान लो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया Na2H2O3, तो ये तो मेटल है सोडियम, तो मैं लिखूंगा 2 × 1, ये सोडियम के लिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे नहीं पता है, तो मैं लिखूंगा 2 × X लिख लेते हैं, ये सल्फर के लिए प्लस, और ऑक्सीजन तो -2 × 3 विल बी इक्वल टू ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है बेटा न्यूट्रल, ठीक है ना। तो आप इसके लिए 0 लिख लो, तो यहाँ से देखोगे 2x विल बी इक्वल टू +4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई +2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गई एवरेज दैट इज +2, ठीक है ना। तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो जब भी आपको फॉर्मूले दिए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ में ट्राई करने, तो साथ में ट्राई करिए, आप भी ट्राई करिए, थोड़ा सा पेन पेपर लेके सबको इंडिविजुअली सॉल्व करिए, ठीक है, इंडिविजुअल सॉल्व करिए भाई। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अभी तो जस्ट मैंने इसको निकाला था, तो 2 × 1 ये सोडियम के लिए था, प्लस 2 × X ये सल्फर के लिए था, और प्लस -2 × 3 विल बी इक्वल टू 0, और ये किसके लिए था ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ से देखिए 2x की वैल्यू क्या आ गई 4 इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 2। तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया सल्फर का +2। सिमिलरली यहाँ सोडियम टेट्राथायोनेट है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 1 + 4 × x + 6 × -2, और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है बेटा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल रखेंगे। ये कहानी किसके लिए है सर सोडियम के लिए, ये कहानी किसके लिए सर सल्फर के लिए, ये कहानी किसके लिए है सर तो ऑक्सीजन के लिए। ये मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x विल बी इक्वल टू 10 इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 10/4, so that is equal to 2.5। सिमिलरली HNA3 है, HN3 है हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए +1, तो +1 × 1 + 3 × X विल बी ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है 0। ये किसके लिए था +1 × 1, ये हाइड्रोजन के लिए और ये नाइट्रोजन के लिए। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो ये आ जाएगा 3x विल बी इक्वल टू -1 इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू -1/3। इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं, तो ये है आपका BU3O8, इसके लिए भी लिख रहा हूँ मैं, BU3 के लिए x ले लेता हूँ, तो 3 × x प्लस ऑक्सीजन -2 × 8 इम्प्लाइज 3x विल बी इक्वल टू 16 इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 16/3। तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। H2SO5, तो देखो यहाँ पे क्या है कहानी, तो अगर मान लो मैंने लिखा x, सल्फर के लिए x लिखता हूँ, तो 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए प्लस x × 1, और ये हो गया सल्फर के लिए प्लस -2 × 5 विल बी इक्वल टू 0, है ना। और ये किसके लिए ऑक्सीजन के लिए, इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 8, बट सल्फर तो 16th ग्रुप का है, सल्फर ग्रुप 16 का है, तो ग्रुप 16 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाता है बेटा +6, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, तो ये +8 नहीं होगा, x विल बी इक्वल टू +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। एंड इफ ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट कर रहे हो आप, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन रियल ऑक्सीडेशन नंबर या ग्रुप नंबर, ऐसे बोल सकते हो, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा नॉन मेटल का इम्प्लाइज 1, या फिर ऐसे 1 हो सकता है या 2 भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा पर ऑक्सी लिंकेज
दैट इज ओ ओ बॉन्ड है ना, इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे बात करें H2SO5 में, तो दिस इज लाइक S डबल बॉन्ड O O O H डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हो जाएगा। H2SO5 को ये बोलते हैं, देखो यहाँ तो ये परऑक्सी लिंकेज है हमारे पास, दिस इज परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज या बॉन्ड बोल सकते हो, है ना। इसको हम बोलते हैं बेटा, इस पर्टिकुलर एसिड को बोलते हैं हम कैरोज एसिड, कैरोज एसिड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद बात आती है यहाँ पे, फिर से देखिए, H2H2O8 अगर आप कैलकुलेशन करके जाओगे तो कैलकुलेशन करिए, देखते हैं, तो 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए, प्लस 2 × X सल्फर के लिए, प्लस -2 × 8, और ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन के लिए। इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू फिर से यहाँ से निकालेंगे अगर आप, तो क्या आ रहा है देखिए, तो -16 और ये 17, तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू +7। ये भी अगेन क्या हो गया, +6 से ज़्यादा है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इसमें भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा, यस सर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो कैलकुलेटेड आया है, जो कैलकुलेटेड आया है, जो कैलकुलेटेड, ध्यान से समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल आते हैं इससे, ठीक है। और ये आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, 12th क्लास में जब आएगा ऑक्सीजन फैमिली, तो वहाँ पे भी इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो एक्स की वैल्यू 6, मतलब यहाँ फिर से परऑक्सी लिंकेज एक प्रेजेंट होगा, तो अगर निकालोगे आप तो देखोगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपको, दिस इज नोन एज पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बेटा बोलते हैं मार्शल्स एसिड। ठीक है, चलिए, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इनको आपको याद करना है, लिखना है, याद करना है, लिखना है, डायरेक्ट सवाल आता है, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है CrO5, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अब देखो क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का है, डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली जो होते हैं ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, ये डी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसका देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू x + 5 × -2 विल बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 10 आती है, और क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर सकता है वो 6 है, तो x विल बी इक्वल टू 6, मतलब यहाँ भी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। इसका जो स्ट्रक्चर आता है ये बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लू कलर की लिक्विड होती है और अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है। ये परऑक्सी लिंकेज है, तो -1 -1 -1 -1 और -2, तो ये देखो इसके अकॉर्डिंग देखें तो -1 तो यहाँ +1 -1 यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 -1 यहाँ +1, और ये -2 की वजह से +2, तो +2 +1 +1 +1 +1, मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +6। तो CrO5 मॉलिक्यूल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता है, इनडायरेक्टली भी पूछता है, मॉलिक्यूल बना के रिएक्शन बना के पूछता है, लेकिन सवाल आता ही आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं Cl2O7 का, ये तो आप निकाल सकते हो, तो 2 इंटू मान लो क्लोरीन का वैल्यू x प्लस -2 × 7 विल बी इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो क्लोरीन
जो होगा Cl2O7 में +7 पे रहेगा। अब ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को हम 12th में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे आया है ऑक्सीडेशन नंबर का बात, तो इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये 12th में तुमको ऐसे मतलब यूँ सॉल्व हो जाएगा। 12th में जब तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे ये बड़ा आसान है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉक्स के अंदर जो वैल्यू रहेगी ना वो नहीं टूटती है, बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू नहीं टूटती है। ठीक है, तो सर अगर आप तोड़ोगे तो ये तो पोटेशियम है, तो ये टूटेगा तो 4K प्लस में टूटेगा, प्लस Fe(CN)6, और ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ 4 नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मुझे इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना होगा तो मैं लिखूंगा X प्लस, ये साइनाइड है तो ये -1 इंटू कितने साइनाइड है 6 विल बी इक्वल टू -4, तो इम्प्लाइज X की वैल्यू क्या आ गई बेटा +2। तो आयरन जो है ये +2 पे है, आयरन 2 पे है। ठीक है, यहाँ पे देखना है ये X किसके लिए लिखा था मैंने, आयरन के लिए, ये किसके लिए लिखा था, साइनाइड के लिए, Cn माइनस रहता है। सिमिलरली नेक्स्ट अगर देखें हम, सेम कहानी है, यहाँ भी रिपीट होगी। तो ये आ जाएगा 3K प्लस 3 पॉजिटिव चार्ज सर, और ये बॉक्स के अंदर आपने बताया सर नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, और ये 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है और 3 माइनस, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब सर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी क्या है। तो आयरन का हमें पता करना था, तो आयरन के लिए लिख दिया X, ठीक है, प्लस साइनाइड -1 इंटू 6 विल बी इक्वल टू -3, और अभी हमने आपको बताया कि बेटा ये साइनाइड है और ये आयरन है, इम्प्लाइज आयरन का जो वैल्यू आ जाएगा Fe विल बी इक्वल टू +3, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट जेई ने कितनी बार सवाल इससे पे पूछा है ना, और नीट ने भी सवाल पूछा है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर पे सवाल आता है। ठीक है, इसलिए इतने मॉलिक्यूल मैंने उठाया। अब जैसे देखिए कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा सर, बॉक्स के बाहर वाला नहीं टूटेगा, सॉरी बॉक्स के अंदर वाला नहीं टूटेगा, बाहर वाला टूट जाएगा, तो ये आ जाएगा CONH3 होल 5H2O, और ये +2 और प्लस SO4 2-। अब मैं बता रहा हूँ वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया भी न्यूट्रल होता है, तो मैं लिखूंगा देखो X प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 विल इक्वल टू +2। सर किसके किसके लिए लिखा है आपने, तो X जो मैंने लिखा है कोबाल्ट के लिए लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, अमोनिया न्यूट्रल है ना, तो इस पर चार्ज 0, सिमिलरली वाटर न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज 0, इम्प्लाइज यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई कोबाल्ट की, दैट इज +2, कोबाल्ट +2 में है यहाँ पे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अच्छा सवाल है ये। तो अच्छे सवाल को अच्छे से सॉल्व करना होता है, और यही सवाल आएगा, इसके बाहर कभी नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद बात आती है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, अब सर किसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और किसको बोलते हैं रिडक्शन। तो देखो बहुत अलग अलग डेफिनेशन है, सब एक्चुअली डेरिवेशन अलग अलग है, लेकिन सबका कहने का एक ही मतलब होता है, क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन के थ्रू जाओगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। सबका एक ही पॉइंट है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दीजिए। तो जैसे ऑक्सीजन को ऐड किया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा दिया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था हाइड्रोजन, तो भी चार्ज बढ़ जाता है। एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना चार्ज बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करने का मतलब यही होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकालोगे तो अगेन क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, जस्ट इसका ऑपोजिट देखेंगे आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज Fe+3 से +2 पे गया तो रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मैग्नेट से Mn+2 पे गया तो ये भी क्या हो गया आपका रिडक्शन। एंड सिमिलरली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन खाएगा
तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स these are the chemical species which oxidize other element। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है ना, वो एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग विच ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट्स या फिर स्पेसीज, है ना, एलिमेंट्स या मेटल्स या कंपाउंड्स, तो आप ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको केमिकल स्पेसीज, केमिकल स्पेसीज, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे, मैंने ले लिया बेटा Cl2 प्लस I माइनस, और ये रिएक्शन होती है तो I2 बनता है प्लस Cl माइनस हो। यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट शुरुआत में 0 था, इसका -1 था यहाँ पे, अब ये 0 हो गया और ये -1 हो गया। तो क्लोरीन का यहाँ पे देखो, क्लोरीन 0 से -1 पे गया है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, है ना, डिक्रीमेंट कह सकते हो। तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं कि दीज आर द केमिकल स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर केमिकल स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयोडीन। कौन कर रहा है, Cl2। तो Cl2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2 जो है वो I माइनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अंडरगो रिडक्शन। अरे भाई खुद को रिड्यूस करेगा तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, बताइए। तो अगर सामने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर वो छोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका तो रिडक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन खाया उसने सामने वाले को ये सोचा कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन निकालो, तो उसका तो ऑक्सीडेशन करा दिया ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनका रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना। तो सिमिलरली हम अगर बात करें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स का डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिज आर केमिकल स्पीसीज which reduces other केमिकल स्पीसीज। और केमिकल स्पीसीज के अंदर बेटा हम आयन भी ले सकते हैं, एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट आप मतलब कुछ भी ले सकते हो, केमिकल स्पीसीज। जैसे मान लो मैंने ले लिया Sn+2 प्लस Fe+3, और ये बनेगा Sn+4 प्लस Fe+। तो यहाँ पे Sn+2 जो था ये +4 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और Fe+3 +2 पे गया तो रिडक्शन हुआ। तो Sn+2 ने किया क्या है, इसने सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया ना Fe+3 का। तो Sn+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ये कहानी हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है ना, चलिए। जैसे देखिएगा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत सवाल आते हैं इससे, है ना।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लिस्ट आप रखना कि ऑक्सीजन है, ओजोन है, हेलोजेंस है, KMnO4, डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, CrO3, H2SO4, HNO3, FeCl3, Fe+3 पे है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Hg+2 पे है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जितने भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रहेंगे ना, दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। सिमिलरली जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे, ऑल मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ कंबाइन हो सकता है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। और सिमिलरली नॉन मेटल भी है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हाइड्रा एसिड्स है। हाइड्रा एसिड क्या होता है बेटा, जिसमें H हाइड्रोजन डायरेक्ट किसी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड होता है, जैसे HCl है, ये हाइड्रा एसिड्स है। ठीक है ना। मेटालिक हाइड्राइड्स अगेन यहाँ पे H- पे है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे होते हैं। ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन ब्राउनिंग, वेरी गुड क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता ही है। तो ब्राउन रिंग का जो कंपोजिशन होता है ना बेटा, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, ये होता है, ये कंपोजिशन होता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि इसके अंदर जो NO होता है ना, वो नाइट्रोसोनियम आयन होता है, तो NO भी जो होता है ये +1 पे रहता है और आयरन +1 पे रहता है। ये +1 +2, तो ये +2 हो गया और ये -2, तो बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू +1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन BCO5-। सर इसको तो हम कर ही सकते हैं सर। तो वेनेडियम का X मान लिया +5 × 0, कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है, विल बी इक्वल टू, एक चार्ज माइनस है बाहर में, तो X विल बी इक्वल टू -1। ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में आप बहुत अच्छे से समझोगे। यहाँ पे बस इनिशियल स्टेट है, तो आपको हल्का हल्का मैं बता रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, जिसके बारे में हम 12th में बहुत डिटेल से बात करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। ओके, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, ये आपका +1, इसका है +3, इसका है +5 और इसका है +7। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा आगे बात करते हैं, बताता हूँ मैं आपको इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा वेट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो यहाँ देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट +6 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका SO2Cl2 है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा SOCl2, अगर ऐसा नहीं होगा ये होगा SOCl2, तो आयरन यहाँ पे भी +4 पे। ठीक है। अब देखो सल्फर हाईएस्ट 6 पे है, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, तो सल्फर +6 से नीचे जा सकता है। यस सर, जा सकता है। लेकिन अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाले को तो रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो सल्फर क्या +6 से ज़्यादा जा सकता है क्या? नहीं। तो सल्फर कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट अगर बनेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो खुद को तो ऑक्सीडाइज करेगा ना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज़्यादा जाना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, ये +4 पे है और ये भी +4 पे है, तो यस, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर सकता है, +2 पे जा सकता है, 0 पे जा सकता है, -2 पे जा सकता है। और सिमिलरली अगर मान लो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये माइनस, अगर मान लो ये +4 पे है तो रिड्यूस किया सामने वाले को, तो खुद को ऑक्सीडाइज करके +6 पे जा सकता है। तो जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों नेचर पे काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये +3 और +5। जनरली ये ट्रेंड माना जाता है कि ऑक्सी एसिड्स में जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है।
बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉलिक्यूल जो है, ये ऑक्सिक एसिड का ट्रेंड हमेशा याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और अक्सर एग्जाम में आता है। जिस यहाँ पे क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज़्यादा है या फिर एसिडिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे एसिडिटी की बात करेंगे, एसिडिटी सबसे ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर गलत हो गया, एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। रीजन है इसका कि आप जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपको दिख जाएगा। ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद जब 12th में जाना तो ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि कॉन्जुगेट बेस इसके सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो ये एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। H3PO2 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेटा याद रखना, ठीक है। एक जे एडवांस ने पूछा है 2011 में, है ना, इजी क्वेश्चन टाइप का था। सोडियम थायोसल्फेट में डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप ऑफ सल्फर। तो इसके लिए आपको ना टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, ये थायोनिक एसिड का पार्ट है, ये हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये ऐसा है, ये टेट्राथायोनेट है, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर से आप सोच सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये -2, ये -2 और ये +2, ठीक है, और सॉरी -1, तो ये सल्फर +5 पे हो जाएगा। ये 0 पे रहता है, ये भी 0 पे रहता है, ये +5 पे रहता है। तो दो अलग अलग काइंड के ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गए, तो ये बन जाएगा आपका डिफरेंस। अगर पूछा है तो 5 - 0 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ थायोनिक एसिड सीरीज। सिमिलरली अगर मान लो मैंने ले लिया सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अभी, आगे आएगा अभी। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि ये हो जाएगा H डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड O माइनस Na+ और O माइनस Na+। तो अब ये सल्फर जो है बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा रहता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा है तो ये खींचेगा तो ये -2 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ टू डिफरेंट सल्फर जो होते हैं, अगर एलिमेंटल फॉर्म में हम जाते हैं और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता है तो हमेशा स्ट्रक्चर से आप सॉल्व करना, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो मान लो मैंने 2 लिया तो 2 एलिमेंट है, तो एक +6 और एक -2, बाई टोटल कितने हैं 2, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बेटा 4/2 दैट इज 2, और ये हमने पहले भी सॉल्व किया था। तो ये कहानी है एवरेज की और ये इंडिविजुअल की, ये इंडिविजुअल की कहानी है, ठीक है ना। अब कह रहा है H2O2 चेंजेस डाइक्रोमेट इनटू CrO5, ठीक है ना। तो दो इसमें परऑक्सी बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ये अभी हमने जस्ट बताया, ये हर साल सवाल आता है, मतलब हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल आएगा, ये हर साल सवाल आता है। तो CrO5 का स्ट्रक्चर तो ध्यान ही रखना, नीट में, जेई में, जेई एडवांस, जेई मेंस, हर जगह सवाल आते हैं भाई। तो अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन Fe3O4, तो ले लेते हैं Fe कितने हैं 3 × x प्लस -2 × 4 विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया 8/3। तो ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। और एक्चुअली Fe3O4 को अगर और आप तोड़ोगे ना तो Fe3O इज कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3, ये है। तो Fe3O4 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। इसके बाद बात आती है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहला इसमें देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, दो अलग अलग एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल या एटम कंबाइन होके एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे A प्लस बी विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म C, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 गैस बना रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल टूट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स देता है। जैसे मान लो H2O लिक्विड है, अगर इसको हमने हाइड्रोलाइज कराया, इलेक्ट्रोलाइज कराया तो ये H2 प्लस O2 में टूटेगा। सोडियम हाइड्राइड है, इसको हीटिंग करा देंगे तो सोडियम और H2 में टूटेगा। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल अगर हमने हीटिंग कराई या कोई और मेथड से तो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में जब टूटता है तो दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा कि अगर मान लो मैंने लिया x प्लस वाई जेड, तो ये y को ये डिस्प्लेस करके खुद ही कंबाइन कर लेता है एक्स जेड प्लस वाई। ये आपने 10th क्लास में बहुत ज़्यादा रिएक्शन पढ़ा होगा कि अगर मान लो मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन ले लिया हमने, ब्लू सॉल्यूशन एक्वस में, और इसमें हमने अगर आयरन डाला है ना, लोहे की कील डाला, आयरन नेल्स डाला, तो धीरे धीरे देखेंगे कि जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से अब क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। आयरन बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन यहाँ पे 0 पे था, कॉपर +2 पे था, अब आयरन +2 पे हो गया और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है नेल्स के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज़्यादा मजबूत है वो कमज़ोर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, आपके साथ भी यही होगा। आप कंपटीशन के अंदर में हो और अगर आपने मेहनत नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं किया, तो आपको कोई और डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही मतलब होता है कि जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है वो सामने वाला अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आपसे ज़्यादा दिन रात जग रहा है, ज़्यादा होमवर्क कर रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन अप्लाई कर रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, ज़्यादा टेस्ट दे रहा है, वो अगले दिन या फिर जिस दिन एग्ज़ाम होगा या फिर मेन एग्ज़ाम में आपसे अच्छी रैंक लेकर आएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट थियरी हर जगह चलती है। जो इम्पोर्टेंट है, लोग इम्पोर्टेंट है। सिंपल बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आगे बढ़ोगे, नहीं कर रहे हो तो आपको कोई और डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स। तो इसमें एक कहानी है मेटल डिस्प्लेसमेंट की और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक मेटल जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो मोर रिएक्टिव है, वो सामने वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ मेटल मेटल की कहानी है कि मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है तो ये टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉल्स प्रोसेस, और ये आपको 12th में पढ़ना है मेटलर्जी के अंदर। ठीक है ना। सिमिलरली नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने मेटल ले लिया और ये वाटर ले लिया, तो ये अब नॉन मेटल H2 गैस निकालेगा, और H2 गैस क्या था बेटा, नॉन मेटल। तो यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, और कुछ कहानी नहीं है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इससे। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कहानी क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, उसके अंदर एलिमेंट अगर एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और उसके बाद जब ये टूटता है तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाता है, एक ज़्यादा और एक कम, है ना। जैसे यहाँ फॉस्फोरस था तो फॉस्फोरस 0 पे था, जब ये बेसिक मीडियम में ये आया तो इसने खुद को डिस्प्रोपोर्शनेट किया। जनरली ऑल नॉन मेटल्स डिस्प्रोपोर्शनेट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता ही होता है। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया, +1, 0 से +1 पे भी गया और 0 से -3 पे भी गया। तो यहाँ पे दोनों कहानी हुई है। यहाँ से ये +1 पे गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, और सिमिलरली ये 0 से -3 पे गया तो रिडक्शन हुआ है। लेकिन शुरुआत कैसे था, तो मेटल के पास केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट था, नॉन मेटल के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट था। तो जब ऐसी कहानी आती है जहाँ पे मेटल या नॉन मेटल एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है और एक ज़्यादा एक कम, ये वाली कहानी याद रखना है। ऐसा नहीं कि टूट के छोटा छोटा हो गया, है ना। +7 से टूटा तो सर +4 और +3 पे आ गया, 2 कंपाउंड मिल गए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेगा, एक कम रहेगा। वो कितना होगा वो डिपेंड करता है, रिएक्शन बेस्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो सल्फर 0 से सल्फर -2 पे गया है और फिर सल्फर +2 पे गया है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लोरीन 0 से सर +1 पे गया है और +2 पे गया है, ठीक है। ये गलत हो गया, -1 होना चाहिए, हाँ। तो +1 पे गया है सर और -1 पे गया है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन से, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे द रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे +5 है और यहाँ -1 है। तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से ये हायर पे भी गया है और लोअर पे भी गया है, तो ऑक्सीडेशन भी हुआ है और साथ में बेटा क्या हुआ है, रिडक्शन, दोनों कहानी हुई है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद बात आती है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो दैट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या हुआ, जब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट I माइनस, ये -1 पे है, प्लस आयोडेट, ये माइनस, ये आयोडीन यहाँ पे +5 पे है, ये दोनों कंबाइन करके एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात होती है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की। बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को, बैलेंस करने का तरीका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं इसको, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके अलावा चार्ज बैलेंसिंग मेथड भी होता है, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारे पास आयनिक रिएक्शन है उसको लिख लो, ठीक है। अब उसमें दो पार्ट होगा, चूंकि क्या है रेडॉक्स है, तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा, तो वो दोनों को हाफ हाफ लिख लो आप। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक केस लेते हैं कि Fe+2 डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो Fe+3 मिल रहा है और Cr+3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन +2 से +3 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 पे था, अब +3 पे गया, तो यहाँ रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, हम एटम्स को बैलेंस कर देते हैं। भाई रिएक्शन में इधर देखिए आयरन +2 पे था, यहाँ पे आयरन +3 पे था, लेकिन आयरन एटम कितना था, एक ही था। तो थर्ड स्टेप जो है वो Fe+2 से Fe+3 पे गया है, और एटम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन जो है उसमें डाइक्रोमेट में क्रोमियम 2 है और यहाँ पे क्रोमियम सर एक ही +3 दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे क्रोमियम आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था कि आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखोगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। सेकंड स्टेप में कि आप सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करोगे, ठीक है। तीसरा स्टेप देखिए विच इज फोर्थ स्टेप कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो। अब देखो अगर यहाँ पे एटम्स बैलेंस नहीं है, जैसे आयरन एक था तो आयरन Fe+2 से +3 पे गया, तो एक आयरन था एक आयरन। अब यहाँ डाइक्रोमेट जब बना तो आपने क्रोमियम को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन सर यहाँ पे 7 ऑक्सीजन था, उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने सॉल्यूशन को एक्वस मान लिया, हम एक्वस बना देते हैं। तो एक्वस बनाएंगे तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इस साइड में 7 वाटर ऐड कर दिया। 7 वाटर जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ 7 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब सर यहाँ पे 7 हाइड्रोजन आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने अपोजिट साइड में 14 हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। फिर से सुनो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप देख लो एलिमेंट कितने कितने हैं जिनका रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर वो बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बैलेंस करो। तीसरी कंडीशन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने सॉल्यूशन को एक्वस बना दिया, तो वाटर ऐड कर दिया। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो जितने ऑक्सीजन एटम है उतने हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन ऐड करना है, तो देख लो कितने हाइड्रोजन बच गए, वो अपोजिट साइड में H+ कर दो। और लास्ट में आप चार्ज को बैलेंस कर लो, चार्ज मतलब ओवरऑल कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव। तो जैसे मान लो यहाँ पे
Fe+2 था तो Fe+3 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा इसने। और डाइक्रोमेट में Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H+ था और ये बना था 2Cr+3 + 7H2O। अब अगर हम चार्ज बैलेंस करेंगे बेटा तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस है और 14 प्लस है, तो इधर टोटल कितना हो गया 12 प्लस आ गया एक्स्ट्रा। इधर देखिए कितना है बेटा, तो यहाँ 6 प्लस आ गया, तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है ना, तो उस 6 एक्स्ट्रा प्लस चार्ज को हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये बात समझ में आई क्या? और अब लास्ट में क्या करेंगे हम, जो ऑक्सीडेशन हाफ था और रिडक्शन हाफ था इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फाइनल रिएक्शन है। ये रिएक्शन आ जाएगा Fe+2 6 Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन और नीचे भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए। ठीक है, ये बन गया आपका 2Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस 7H2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, बैलेंसिंग के और भी क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, बेसिक्स पे जाइए और बेसिक को करिए। जो 4 स्टेप मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करो कि आप ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, रिडक्शन हाफ लिख लो, उसके बाद से एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो जिनका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो और फिर ओवरऑल चार्ज को बैलेंस कर लो। तो ऐसे आपका रिएक्शन हो जाएंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही तो इलेक्ट्रॉन सामने वाला खाएगा। अब जैसे सर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और वहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन खा रहा था, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे होती है बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक सवाल और ले लिया, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें परमैंगनेट लिया, ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन किया है, बताना है हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखो फिर से मैं एकदम बेसिक पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये परमैंगनेट +7 पे था और यहाँ पे +2 पे था, तो इसका तो रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे कार्बन +3 पे था और कार्बन यहाँ पे चला गया +4 पे, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैं दोनों को लिख रहा हूँ। तो पहला मैं लिख रहा हूँ C2O4 2 माइनस से ये चला गया बेटा CO2 पे, और ये MnO4 माइनस से ये चला गया है Mn+2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट बैलेंस करेंगे। तो ये 2 कार्बन था, इधर 1 कार्बन था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर अब क्या करें, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक मैंगनीज था, ये मैंगनीज है, ये बैलेंस है। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो 4H2O इधर लिख दिया, और 4H2O तो ये 4H+, तो ये 8 हो गया, तो 8H+ इधर लिख दिया। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब चार्ज बैलेंस। यहाँ पे 2 माइनस एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस और 8+, तो ये 7+ एक्स्ट्रा है इधर और इधर +2 था, मतलब 5+ एक्स्ट्रा हो गया इधर, तो मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। फिर फाइनली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यस सर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बेटा, तो यहाँ पे ×5 और इसको ×2, और अब बैलेंस रिएक्शन हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 5 मोल्स ऑफ ऑक्जेलेट प्लस 2 परमैंगनेट प्लस यहाँ से आ जाएगा 16H+ विल गिव, और ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी 10 नीचे भी 10, ये हो जाएगा 2Mn+2 प्लस 8H2O। ठीक है, इस वीडियो को वापस से पॉज करके या रिपीट करके ये कहानी आप सीख ही लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल सवाल आते हैं 100%, इस बार भी जेईई एडवांस ने सवाल पूछा है, तो बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। अब जो पूछा है अब उस पर आ जाते हैं। तो सर परमैंगनेट का कोफिशिएंट कितना है, तो सर यहाँ पे परमैंगनेट का 2 है, तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
ऑक्सीलेट का कितना है 5, तो ये सर ये 5 मिल गया, ये तो गलत हो गया, तो ये 5 है। और H प्लस का कितना है 16, तो ये आगरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेप वाइज जाओगे तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है इक्विवेलेंट मास का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो दिस इज नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मास ऑफ एनी एलिमेंट which reacts or displaces from a compound having 1 part of mass of hydrogen, 8 part by mass of oxygen or 35.5 part of mass of chlorine is known as equivalent weight of element। मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट उसका जितना अमाउंट, किसी भी एलिमेंट का जितना अमाउंट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास बोलते हैं या इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया H2O, या फिर मान लो ले लिया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट कर रहा है। 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूं 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ sulfur, then 1 gram of hydrogen will react with 32/2 gram of sulfur, means 16 gram. So 16 gram is equivalent mass of sulfur। ये कहानी है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना। इसके बाद और भी बातें करेंगे अगर आगे, तो बाद में मैथमेटिक्स को सॉल्व किया गया और डिटेल में बातें गई। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ एनी स्पीसीज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट वेट के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो फॉर एनी एसिड वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस पर एसिड मॉलिक्यूल। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो एन फैक्टर क्या होता है कि किसी भी एसिड का कितना H प्लस रिप्लेसेबल है, मतलब बेसिसिटी की बात कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एन फैक्टर ऑफ एसिड इज बेसिसिटी ऑफ द एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे मान लीजिए मैंने लिया H प्लस, HCl ले लिया, तो एक H प्लस रिप्लेसेबल है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। H2SO4, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो ऐसे सोच सकते हो। सिमिलरली H3PO4 ले लो, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो मैंने बेटा ले लिया बोरिक एसिड, H3PO3 या BOH होल थ्राइस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? तो आप बोलोगे सर एन फैक्टर वही होगा जितना रिप्लेसेबल H प्लस है। ठीक है, तो इसका 3 आप आंसर मार्क करोगे, जो कि गलत है, क्योंकि बोरिक एसिड जो होता है वो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि बोरिक एसिड जो होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होता, ये H प्लस नहीं देता। जैसे आप वाटर में डालोगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरिक एसिड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए OH माइनस इस पर अटैक कर देता है, ये बन जाएगा BOH OH OH एंड OH, ये माइनस बनता है और H प्लस। तो बोरिक एसिड जो होता है बेटा ये मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या हुआ, इसकी बेसिसिटी जो होती है 1 होती है, और ये लुईस एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बेस की कहानी करें तो बेस में भी यही होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एसिड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द पर्टिकुलर बेस, उसकी बेसिसिटी आ गई, तो जो बेस की उसकी एसिडिटी आ गई, तो बेस की एसिडिटी जितनी होती है वो उसका एन फैक्टर होता है। जैसे मान लो हमने ले लिया NaOH, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस पर बेस मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए मैंने लिया NaOH, ये हो जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। बेरियम हाइड्रोक्साइड, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है एसिड बेस रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन में जितना रिप्लेसेबल OH माइनस या H प्लस रहता है उसको बोलते हैं हम उसका पर्टिकुलर एन फैक्टर। जैसे मान लो मैंने लिया, बहुत अच्छा सवाल है, NaOH लिया बेटा प्लस H2SO4 लिया, और ये बना है 1 मोल मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O। तो अगर यहाँ पूछा जाए कि सर H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो आप तो तुरंत बोलते सर रिप्लेसेबल H प्लस 2 है, बट ये रिएक्शन बेस्ड है ना, एक ही मोल लिया है, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखना, रिएक्शन बेस्ड है ये, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, नॉट 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट जो कि 98 है, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन बेस्ड है, अगर 2 मोल लेते तब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता, तब वहां पे एन फैक्टर 2 लेते। जैसे 1 मोल और करके मैंने रिएक्शन आगे बढ़ा दी, ठीक है, तो उस H2SO4 का जो होगा वैलेंसी फैक्टर वहां 2 होगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2SO4, और ये बना लेगा सोडियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा या एन फैक्टर होगा दैट इज 2, ये 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसी सॉल्ट के बारे में, तो अगर नॉन रिएक्टिंग कंडीशन है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो दैट इज। और अगर मान लो मैंने ले लिया कोई रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, या फिर वही रेडॉक्स में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज मतलब यही कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए या एक्सेप्ट किए। जैसे मान लो मैंने किसी सॉल्ट के बारे में बात किया, मान लो मैंने ले लिया Al2O3, ठीक है, तो इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑक्साइड, ऐसा बन जाएगा। तो पॉजिटिव कितना आ गया बेटा 6, 2 इंटू 3, निगेटिव कितना आ गया, ये भी 6, 3 इंटू 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 6। तो इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसका, मान लो मैंने ले लिया KCl, या फिर मैं कोई एलम लेता हूँ, है ना, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। अब इसका एन फैक्टर पूछते हैं, तो ये भी तो सॉल्ट है, तो हमेशा देख लेना है इसमें टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज है कितने नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी होगा, क्योंकि ओवरऑल सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टूटेगा तो बनेगा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस ये 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। ठीक है ना, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया सर, तो ये 2 हो गया, 2 प्लस और ये 3 प्लस, तो 6 हो गया, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से सर 2 आ गया, तो ओवरऑल पॉजिटिव कितना हो गया, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। निगेटिव कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, और ये भी निगेटिव भी कितना हो गया 3 इंटू 6, और यहाँ से 2, तो ये भी 8 हो गया। तो यहाँ एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 8। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आता है वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया बेटा PCl5 और इसकी हीटिंग करा दी, तो ये बन गया PCl3
प्लस Cl2। यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर था बेटा +5 और यहाँ हो गया +3। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट कितना आया 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो ऐसे आप सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड मॉलिक्यूल्स हमें बताना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो पता ही है हमें इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, दैट इज 1, है ना। हाइड्रोजन का तो पता है ना, हमारे पास 1 ही होता है। Al2O3, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 16 × 3 48 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन combines with 2 × एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो हमें निकालना है 8 ग्राम के लिए ना, तो 54/48 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। तो 8 ग्राम पे हमने डिफाइन किया था, मैं यही डिफाइन किया था ना कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल का मास कंबाइन करेगा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो 8 ग्राम के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो दिस वन विल बी इक्वल टू 54/48 × 8, ये आ गया आपका 9/8 × 8, दैट इज 9 ग्राम। तो ये इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, सिमिलरली हाइड्राइड की भी बात कर लेते हैं। तो तो N3H है, तो ये हाइड्रोजोइक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये तो 1 ही ग्राम है ना, तो 1 ग्राम के साथ कितना नाइट्रोजन रिएक्ट किया है, तो 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इम्प्लाइज इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा, वेट विल बी इक्वल टू 42 ग्राम। ठीक है, तो होपफुली आपको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मान लो लिखा है, क्वेश्चन है कि 0.71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद अ सर्टेन वेट ऑफ अ मेटल गिविंग 1.1 ग्राम ऑफ इट्स क्लोराइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन से इसको, तो मैं कह रहा हूँ क्लोरीन है प्लस मेटल कंबाइन करके मेटल क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, वैलेंसी पे बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा लिख रहा हूँ। ये 0.71 ग्राम और ये x ग्राम है, तो ये कंबाइन करके 1.11 ग्राम दे रहा है मेटल क्लोराइड का। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हम कह सकते हैं कि भाई जितना मास प्रोडक्ट का होगा उतना ही रिएक्टेंट ने शुरुआत में रिएक्ट किया होगा, है ना। ये कंबाइन होके इतना बनाया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 0.71, ये क्लोरीन का और ये मेटल का विल बी इक्वल टू 1.11। x की वैल्यू आ गई 0.40 ग्राम। अब पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ कि 0.71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 0.40 ग्राम ऑफ मेटल। तो 1 ग्राम अगर बात करें तो 0.40 डिवाइडेड बाई 0.71। तो अगर मान लो मैंने ले लिया, डिफाइन हमने किया था क्लोरीन के लिए 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जितना मेटल या नॉन मेटल कंबाइन करेगा, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, तो इस सेम फंडा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाई 0.70 इंटू 35.5, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ये वैल्यू आ गई 20, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है ना, तो ये बेसिक डेफिनेशंस जब आपके क्लियर होंगे ना, तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझोगे और सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन हो जाते हैं, मेंस के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फंडामेंटल्स को अच्छे रखिए। ठीक, इसलिए 0.5 ग्राम ऑफ मेटल गिव ऑक्सीडेशन ऑन ऑक्सीडेशन 0.7 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड।
फिर से वही कहानी है कि ऑक्सीजन प्लस मेटल कंबाइन करके मैं वैलेंसी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। ये नहीं कि सर ये डाईवैलेंट है मोनोवैलेंट है, तो हाँ ऑफकोर्स फॉर्मूला बदलेगा, उसकी कहानी अलग है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 0.5 ग्राम, और ये x, और ये कितना दे रखा है, कंबाइन करके कितना बना रहा है 0.7 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से, तो x प्लस 0.5 ग्राम विल इक्वल टू 0.7 ग्राम, है ना। कहाँ से लिखा मैंने, तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, इनिशियली हमने पढ़ा था, डाल्टन्स की थियरी थी ये, मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो x की वैल्यू हो गई 0.2 ग्राम, मेटल रिएक्ट किया। तो फिर से सेम कहानी हम लिखेंगे। अभी क्या है, ऑक्सीजन है, तो मैं लिख रहा हूँ देखो 0.5 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 0.2 ग्राम ऑफ मेटल। तो अगर 1 ग्राम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2/5। तो अगर मान लो मैंने ले लिया, कितने ग्राम पे हमने डिफाइन किया है, 8 ग्राम के लिए, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 8। ठीक है, तो ये कहानी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो देख लेते हैं कितना ग्राम हो जाएगा ये वैल्यू। ये हो जाएगा 16/5। कहीं कैलकुलेशन एरर होगा, उसको आप देख लेना, है ना। अच्छा, मेटल जो है वो 0.5 ग्राम है, एक्चुअली मेटल उल्टा है, वही मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे गलत हो सकता है। तो ये 0.5 ग्राम है, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई 0.2 ग्राम, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना, बाकी तो सेम ही है। ये हो जाएगा आपको, मैं लिख रहा हूँ 0.2 ग्राम, 0.5 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो 1 मोल तो 5/2। ये तो मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। 8 ग्राम जो होगा बेटा वो 8 इंटू 5/2, तो दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो 20 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बेसिक्स को क्लियर रख के। अब यहाँ पूछ रहे हैं एन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शंस। तो देखो ये कई बार पढ़ाया जाएगा आपको, एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो अभी हमने देखा भी था। तो KMnO4 जो था, ये कुछ रिएक्शन ऐसा था, KMnO4 माइनस ये बना रहा था Mn+2, और हमने बैलेंसिंग भी किया था इसका। यहाँ आ जाएगा आपका 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो जाएगा +4H2O। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं बेटा, देखो +7 से ये +5 पे गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दिख गया, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इक्वल टू 5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, तो अगर मास इसका मान लीजिए KMnO4 का और मैग्नेट का, इसका m मास मान लेते हैं, तो ये m/5 हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकाला था, यहाँ 2.5 निकाला था, 2 एटम है, तो एन फैक्टर विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, देखो यहाँ से 2 था ना, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा ना आपको, ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है देखिए, तो ये +5 है और ये 0 पे है, तो एन फैक्टर इक्वल टू 5। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 नाइट्रेट है, तो 2 नाइट्रेट अगर रहेंगे तो बैलेंसिंग करोगे तो 10 हो जाएगा, तो एन फैक्टर यहाँ 10 लेना पड़ेगा आपको। एन फैक्टर बैलेंस करोगे जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो 10। अगर एक नाइट्रेट होता तो +5 से 0 पे गया है, 2 है तो +10, 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो 10 हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे ऑक्जेलेट है तो ये 2CO2 लिखोगे आप बैलेंस करके और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये कहानी है, तो इसका एन फैक्टर कितना, ठीक है। MnO4 न्यूट्रल मीडियम में MnO2 पे जाता है, ठीक है। तो ये +7 से +4 पे गया तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 3। बेसिक में ये K2 MnO4 पे जाता है। ये सब 12th क्लास में आपको पढ़ना है, सारे केमिकल रिएक्शंस बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये K2 MnO4 मैग्नेट आयन पे जाता है तो +7 से +6 पे चला गया तो एन फैक्टर 1। एक चार्ट छोटा सा आपको बता देता हूँ मैं, TAN ट्रिक है और ये है 153 MnO4 के लिए है, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए ये कहानी है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर बेसिक मीडियम में रहेगा तो एन फैक्टर 1 होगा, है ना। ये एन फैक्टर की कहानी है वैलेंसी फैक्टर की। एसिडिक मीडियम में 5 रहेगा तो ये 7 से देखो 2 पे गया तो 5, और न्यूट्रल मीडियम में 3 रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है बेटा नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, जैसा हमने मोलारिटी पढ़ा था वैसे ही नॉर्मेलिटी होता है। अंतर क्या है कि मोलारिटी में हमने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात किया था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेम कहानी है, सेम कहानी है। तो मैं लिख सकता हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। और सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स will be equal to number of moles into n factor ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। और कैसे निकाल सकते हैं सर एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि एन फैक्टर कैसे निकालना होता है। जैसा कंपाउंड रहेगा उसके अनुसार एन फैक्टर हमने निकालना सीख लिया। एसिड रहेगा तो उसकी बेसिसिटी, बेस रहेगा तो उसकी एसिडिटी, कोई केमिकल रिएक्शन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट के हो रहा है, उसके अनुसार हम देख सकते हैं। कोई सॉल्ट है तो उसके कितने पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसके अनुसार हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम कहानी इसने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कह रहा है, सिमिलरली सेम कहानी है जैसे हमने पढ़ा था मोलारिटी में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कि दैट one equivalent of any element with one equivalent of the other element, ठीक है ना। in a chemical reaction equivalents or molecules of reactant react in equal amount to give same number of equivalent or mini equivalent to produce which produce separately। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमने पढ़ा था ना मोल कॉन्सेप्ट में कि जितने मास इनिशियली रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही मास फाइनली आपके प्रोडक्ट में आने चाहिए, है ना, अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी वही कहानी है कि इनिशियल जितने इक्विवेलेंट्स हमने लिए हैं कंपाउंड के अंदर, फाइनल इक्विवेलेंट्स भी उतने ही होने चाहिए। मैंने शुरू में ही बोला कि जैसा मोलारिटी है वैसा ही नॉर्मेलिटी है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स का कंजर्वेशन है वैसे ही यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी है, इक्विवेलेंट्स का कंजर्वेशन है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मोल्स की जगह हम मास का कंजर्वेशन कर रहे थे। यहाँ पे कहानी है कि शुरुआत के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे, और इक्विवेलेंट्स कैसे हम निकालेंगे बेटा, तो N1 इंटू V1, तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू N2 इंटू V2 या N फाइनल इंटू V फाइनल इज इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आप समझ सकते हो कैसे आया होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू N इंटू V, ठीक है ना। ऐसा ही कहानी हमने वहाँ भी किया था कि नंबर ऑफ मोल्स विल इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना।
तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इनिशियल जितने इक्विवेलेंट्स है उतने इक्विवेलेंट्स फाइनली होने चाहिए। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ I2 आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन which requires 40 ml of 0.11 normal sodium thiosulfate to react with iodine I2 via reaction। अब ये कह रहा है कि कितने ग्राम ऑफ I2 का रिक्वायरमेंट होगा जो कि इतने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है। मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम ऑफ दिस सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विल बी इक्वल टू 40 ml। ठीक है, नॉर्मेलिटी दे रखा है 0.11 ml, और ये शुरुआती कंडीशन है जब कंटेनर के अंदर हमने इस पर्टिकुलर सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन को रखा था। ये हाइपो सॉल्यूशन, अब ये रिएक्शन करेगा आयोडीन के साथ, तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है, ये 2 से 2.5 पे, और सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, ये 0 से -1। तो ये बोला कितना इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स वैलिड है, उसको यूज करिए। तो इनिशियल इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट शुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन। बस यही कहानी है, यही निकाल लेना आपका। तो मैं इक्विवेलेंट्स निकालता हूँ, इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, N1 N सोडियम थायोसल्फेट, नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइपो, और इक्विवेलेंट ऑफ I2 क्या होगा, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। I2 है तो 254। ठीक है, और इसका हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो ये तो हो गया बेटा क्या, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नॉर्मेलिटी फैक्टर। एन फैक्टर किसका, I2 है, तो I2 देखिए क्या हो रहा है, ये 0 से -1 पे जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, 2I माइनस है इंटू 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए ये आ जाएगा इक्विवेलेंट्स, तो ये आपका मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा 0.11 इंटू 40। ठीक है, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स आ गया, दैट इज इक्वल टू W/254 इंटू, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2। तो वेट विल बी इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 4, और ये वैल्यू आ जाएगी 4.4 इंटू 254/2। ठीक है, और ये हमारी जो वैल्यू आई है ये मिलीग्राम में आई है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट हो गया ना, ml में लिया है, तो ये मिली इक्विवेलेंट है, मिली इक्विवेलेंट्स। तो वेट आ गया ये, तो फाइनली इन एम मिलीग्राम, मिलीग्राम में आ गया, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो वेट विल बी इक्वल टू 4.4 इंटू 254 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, है ना, डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2.2, ये वैल्यू आ जाएगी 0.558 ग्राम। ठीक है ना, तो ये अच्छा सवाल था बेटा, ये बहुत बढ़िया सवाल था, फंडामेंटल से सवाल था, बेसिकली ये पूछा था, इक्विवेलेंट्स का कॉन्सेप्ट पूछा था। ठीक है ना, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वही सर बेसिक रिएक्शन हमको पता है, तो हम देखो क्या लिख रहे हैं कि SO3 2 माइनस है सल्फाइड, और इसका रिएक्शन करा रहा हूँ सर पर मैग्नेट के साथ। अच्छा सर रिएक्शन दिया है क्या, नहीं, तो फिर आगे कैसे लिखेंगे, तो ये धीरे धीरे आपको 12th क्लास तक जाते जाते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे ये रिएक्शन होता है, तो सल्फर परमैंगनेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सल्फाइड को इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे भेजेगा सल्फर के, तो यहाँ से ये बन जाएगा SO4 2 माइनस, और खुद को एसिडिक मीडियम है,
ठीक है। तो आपको बताया था कि एसिडिक मीडियम में Mn+2 पे जाता है। सर हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन आ गई, अब बाकी बैलेंसिंग तो आता ही है। तो पहला हमने लिखा, मान लो रिडक्शन जिसका हुआ उसकी बात कर लेते हैं, और ऑक्सीडेशन जिसका हुआ उसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, मान लो रिडक्शन लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस, और एसिडिक मीडियम में तो सर रिएक्शन हमें पता ही है, 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन विल गिव Mn+2 और +4H2। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है सर, सल्फाइड का, तो सल्फाइड SO3 2 माइनस, और ये जा रहा है सल्फेट पे SO4 2 माइनस। बैलेंसिंग आता है, यस आता है। कैसे करेंगे, तो 2 माइनस तो बैलेंस हो गया, सल्फर सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन सर एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर एक्स्ट्रा था तो यहाँ लिख दिया H2। ठीक है, अब ये 4 ऑक्सीजन हो गया, तो ये इधर हमें लिखना पड़ेगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर पहले हाफ में रिडक्शन वाले में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यस, अब रिएक्शन को कंप्लीटली लिख लीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ परमैंगनेट प्लस ये हो जाएगा आपका 16H प्लस, और यहाँ से देखो आप कितना आ गया, यहाँ से 5 10H प्लस, तो ये हो गया आपका, लिख लेते हैं 16H प्लस प्लस ये हो गया आपका 5 सल्फाइड प्लस यहाँ से देखिए कितना 5 वाटर आ गया, विल बी इक्वल टू 2Mn+2 प्लस 8H2O प्लस 5 सल्फेट प्लस 10H प्लस। अब सर बैलेंस तो कर ही सकते हैं, वैसे बैलेंस रिएक्शन है। ये 16H प्लस था और इधर से 10H प्लस था, तो फाइनली इधर 6H प्लस आ गया। सिमिलरली यहाँ 5H2O था और यहाँ 8H2O था, तो यहाँ 3H2O आ गया। ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं सर, और यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं। तो फाइनल रिएक्शन क्या हो गई, ये हो जाएगा आपका 6H प्लस और यहाँ 3H2O। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये बोला है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर 5 मोल सल्फाइड आयन KMnO4 needed is 2 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 2/5। तो आंसर आपका 2/5। ठीक है, तो अगर स्टेप वाइज जाओगे, सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो एरर कभी नहीं आएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर साल आता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब पक्का पैटर्न है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। इस साल जे एडवांस ने भी पूछा था, जे मेंस ने भी पूछा था, और नीट ने भी ऐसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल जरूर प्रैक्टिस करिए। चलिए यहाँ पे बात करता है, अच्छा सवाल दे दिया इसने भी। तो ये बेसिकली क्या है, PCl5 से Cl3 पे, और कॉलम 2 में इसका इक्विवेलेंट मास दे रखा है। तो ये देखो, ये +5 से ये +3 पे गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो n फैक्टर 2 हो गया। तो n फैक्टर 2 हो गया, तो ये इधर से इधर चला जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ये FeSO4 तो +2 पे था, तो ये +3 पे गया, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका इधर आ जाएगा। और ये आयरन देखिए, तो आयरन क्या था ये बेटा, देखिए जरा, तो ये +2 पे था, तो +2 से +3 पे गया, और ये +3 पे था, तो +3 से +4 पे गया, लेकिन 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली देखो कितना आ रहा है, ये +2 से +3 पे जा रहा है, और ये 3 से 4 पे जा रहा है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो Fe+2 से Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया। और ऑक्जेलेट था C2O4 2 माइनस, ये 2CO2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो M/3 हो जाएगा। तो ये पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विच कैन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब तो आप कर ही सकते हो ना ये रिएक्शन। ठीक है, तो MnO4 माइनस प्लस ऑक्जेलिक एसिड है, तो H2C2O4
और रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा परमैंगनेट, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +3 से लेके चला जाएगा। अभी हमने लगातार इसके रिएक्शन देख लिए, ये Mn+2 बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। अब हाफ शेल रिएक्शन लिखिए और आंसर आ जाएगा बेटा। ये हाफ शेल तो ये रिडक्शन की कहानी लिख लेते हैं, तो MnO4 माइनस +5 ये हो जाएगा आपका 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन विल गिव Mn+2 प्लस 4H2। ये कई बार मैंने रिएक्शन लिख दिया है ना। नीचे देखते हैं तो ये क्या होगा H2C2O4 और ये बनाएगा CO2 ऑक्सीडाइज होके। तो पहले तो कार्बन बैलेंस करो तो ये कार्बन 2CO2 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे तो 2H प्लस, सारी कहानी बैलेंस हो गई तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, चार्ज बैलेंस कर लिया। अब क्या करना है सर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 सॉरी उल्टा लिख देंगे, इसको सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली हमारे पास बैलेंस रिएक्शन आ गई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए बस आ गया ये हो जाएगा 2 मोल ऑफ परमैंगनेट प्लस यहाँ से 16H प्लस हो गया, यहाँ से 10H प्लस हो गया, तो ये 6H प्लस हो जाएगा। और बाकी कहानी आपने ऑलरेडी सीख रखा है, तो ये 5 मोल ऑफ H2C2O4। क्या ऐसा रिएक्शन हमने पहले भी देखा था? यस सर, सल्फाइट वाला केस भी ऐसा ही था। ये मिल जाएगा 2Mn+2 प्लस 10CO2। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विच कैन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यस सर, निकाल सकते हैं। क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूँ 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर, बैलेंस रिएक्शन से लिख रहा हूँ मैं, 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड रिक्वायर 2 मोल ऑफ परमैंगनेट, 2 मोल्स ऑफ परमैंगनेट। तो 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विल रिक्वायर 2/5 मोल ऑफ परमैंगनेट। तो 2 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ये सवाल है, तो 2/5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4/5 मोल ऑफ KMnO4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बात आती है बेटा टाइट्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ बहुत बच्चा फंसता है, टाइट्रेशन होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसको मतलब मैंने जेई मेंस लेवल तक ही रखा है, बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ मैं। जेई एडवांस लेवल तक का बहुत मतलब हल्का फुल्का आइडिया दूंगा मैं, और बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने में काम चल जाता है। ठीक है, और कुछ डिटेल में चाहिए तो बाद में भी हम जब जेई एडवांस के सेशंस वगैरह और भी करेंगे तो उसमें इंक्लूड कर लेंगे, मेंस तक काफ़ी रहेगा ये। तो titration is a procedure for determining the concentration of a solution by allowing its carefully measured volume to react with standard solution of another substance which concentration of is known। टाइट्रेशन होता क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है मुझको, मोलारिटी वॉल्यूम ये सब चीज़ें नहीं पता है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपने पढ़ा, तो हम क्या करते हैं इसका किसी और सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन पहले से पता है, दैट इज नोन एज टाइट्रेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसका पहले से हमें सारी चीज़ें पता होती है, कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, तो वही है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज। और इसको क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। ठीक है ना, टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक, और इसको हम रखते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट एक ऐसा लंबा सा डिवाइस होता है जो लैब में यूज किया जाता है, ऐसे रीडिंग होती है ब्यूरेट की। ठीक है ना, तो इसमें क्या लेते हैं बेटा? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप KMnO4 का टाइट्रेशन कर सकते हो या मोर सॉल्ट का टाइट्रेशन आप लैब में करोगे 12th में। ठीक है, सिमिलरली जिसका टाइट्रेशन करना रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइट्रेट। ये अननोन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज अननोन, इसको बोलते हैं टाइट्रेट। ठीक है,
अब होता क्या है, दो तरीके के टाइट्रेंट होते हैं, एक प्राइमरी टाइट्रेंट होते हैं या जिनको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, तो इनको पहले से ही हम अच्छे से मेजर करके रखते हैं, ठीक है। और इसको जब रिक्वायरमेंट होती है, जब टाइट्रेशन कराना रहता है, तो इसको दोबारा से हम स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं। डायरेक्ट आप ऐसे समझो, इसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, डाइक्रोमेट हो गया, AgNO3, कॉपर सल्फेट हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट हो गया, हाइपो सॉल्यूशंस हो गया। लेकिन कुछ सेकेंडरी टाइट्रेंट होते हैं जिनको हमने अगर बना के रख दिया पहले से, उसका कॉन्सेंट्रेशन पता था, लेकिन उनका नेचर थोड़ा अलग रहता है। जैसे मान लो NaOH कहते हैं, तो NaOH हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है नेचर से, एयर से। तो जो पहले सॉल्यूशन हमें पता था, अब जैसे ही उसने वाटर एब्जॉर्ब किया, अब तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बदल गया ना। तो ऐसे जो टाइट्रेंट्स होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बदल जाता है टाइम के साथ, दैट इज नोन एज सेकेंडरी टाइट्रेंट। KOH, NaOH, H2SO4, आयोडीन, KMnO4, ठीक है ना। तो KMnO4 को अगर आपने लंबे देर तक छोड़ दिया तो वो टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, MnO2 बना लेता है। तो आप ये मान के चल रहे थे कि KMnO4 था और बाद में पता चला कि वो MnO2 है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको दोबारा से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, दोबारा से करना पड़ता है। टाइट्रेट बता ही दिया आपको क्या होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होती है, इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो जैसे मान लो हमने लिया ब्यूरेट और नीचे हमने लिया है जो हमारा टाइट्रेट है, तो ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेट डाला जिसका स्टैंडर्ड हमें सॉल्यूशन पता है, नीचे वाले का नहीं पता। अब क्या हो रहा है, इसका एक एक वॉल्यूम जो हो रहा है धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है और नीचे में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका जितना इक्विवेलेंट्स था और इसका इक्विवेलेंट्स, दोनों का इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब वो कलर चेंज हो सकता है। इंडिकेटर यूज करते हैं, बाहर से इंडिकेटर, या फिर कई बार MnO4 माइनस इंडिकेटर यूज कर देते हैं, वो सेल्फ इंडिकेटर होता है, खुद से ही वो कलर अपना चेंज कर लेता है, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शंस, ऐसे पॉइंट या ऐसा वॉल्यूम जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। इट इज द पॉइंट वेयर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ टाइट्रेंट एडेड बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द टाइट्रेट। और वही सेम कहानी है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में आपको पहले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट को बताते हैं बाई कलर चेंज, ठीक है। अलग अलग कलर चेंज की वजह से होता है। कलर चेंज क्यों होता है सर, तो इसका जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड पार्ट होता है, ठीक है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, उसकी वजह से कलर आता है। टाइप ऑफ टाइट्रेशन की बात करें तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है और रेडॉक्स टाइट्रेशन है, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में हम नहीं समझेंगे, एकदम हल्का आप समझना कि जैसे मान लो Fe+2 है, इसका एस्टिमेशन करना है और हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पहले से लिया है पर मैग्नेट, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, है ना, Fe+2 से +3 पे जाएगा। और पर मैग्नेट की कहानी तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, ये पहले भी रिएक्शन हमने कर लिया है, पहले ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। Fe+2 का डाइक्रोमेट के साथ भी करा सकते हो आप। तो रिएक्शन तो सीधे सीधे आपको दिख रही है, रिएक्शन के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2 रिक्वायर होते हैं एक डाइक्रोमेट के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट वगैरह आप निकाल सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है उसके आधार पे। हमने इसके पहले 3-4 क्वेश्चन मैं उस पे वैसे करा चुका हूँ आपको, है ना। इसके बाद बात आती है आइडोमेट्रिक या आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ये भी वही है, रेडॉक्स के बेसिस पे ही बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम आइडोमेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ बेटा हम बाई आयोडीन लेते हैं, ठीक है। आयोडीन को पहले हम आयोडाइड से आयोडीन पे लेके जाते हैं, फिर आयोडीन के साथ हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिया कि आई है और इसका किसी भी स्टैंडर्ड रिएक्शन करा दिया मैंने, मान लो ओजोन के साथ कर लिया, ये I2 बनेगा। अब ये I2 जो मिला इसका हम किसी हाइपो सॉल्यूशन के साथ या किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आइडोमेट्रिक। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ पहला 2 रिएक्शन होता है बेटा, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है आयोडीन का, फिर उसका हाइपो के साथ रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी करा रखा है कि पहले I- को I2 पे लेके गए, कैसे लेके गए, किसी भी तरीके से आप लेके जा सकते हो, यहाँ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लो, उसके बाद हाइपो सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करा लो,
सेकेंड होता है आइडोमेट्रिक, ये आइडीमेट्रिक होता है। इसमें आप डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया, तो जैसे SN+2 ले लिया और आयोडीन पहले से अवेलेबल है, ये SN+4 बन जाएगा और 2I- हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप रिएक्शन करा सकते हो, ये भी रेडॉक्स का ही टाइप है, ठीक है ना, जहाँ पे आयोडीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा रहे हो या I- के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, I- के साथ भी अगर रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो I- के साथ, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, या फिर आप पहले से इसको क्या करो, ऑक्सीडाइज फॉर्म में रखो, ठीक है, तो ये आइडोमेट्रिक हो गया। और यहाँ पे सिंगल रिएक्शन होती है, यहाँ पे डबल रिएक्शन होती है, ठीक है, ये कहानी है इसकी। जैसे यहाँ पे हमने कहानी कहा है, ठीक है, तो H2S का I2 के साथ रिएक्शन, सल्फाइड का I2 के साथ रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन है, ये मैंने आपको कहानी अभी बताई थी, ठीक है ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास पहले से वो यहाँ पे 40 ml और 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन ले रखा है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक। अब क्या कर रहे हैं हम, एक एक ml, 2 ml, 10 ml, 20 ml, ये NaOH का वॉल्यूम हम उसमें ऐड कर रहे हैं और देख रहे हैं pH में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मान लो इनिशियली हम बात करें तो 0 ml ऑफ NaOH रहेगा इनिशियल कंडीशन में, तो फाइनली इसके मोल्स कितने रह जाएंगे, अगर इसकी बात करें तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, मिली मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 40 × 1, तो 4 मिली मोल्स ऑफ ये हो जाएगा आपका HCl, ठीक है ना। तो इसकी मोलारिटी कितनी होगी, 0.1 मोलर, तो एज इट इज रह जाएगा। तो इसका pH अगर निकाले तो pH वैल्यू इक्वल टू कितना, H+ है, तो H+ कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, तो pH कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड ही नहीं किया, तो इनिशियल pH कितना होगा 1, इनिशियल pH कितना होगा 1। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते जाओगे, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। शुरुआत में क्या है, H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, OH- कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अब 1 से धीरे धीरे pH बढ़ना शुरू होगा, pH बढ़ना शुरू होगा, pH बढ़ना शुरू। जैसे हमने 40 ml लिया बेटा, ठीक है, 40 ml जैसे हमने लिया, तो इसका भी 0.1 मोलारिटी था, ये भी 40 ml लिया, तो इसका भी जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए NaOH के, वो भी 4 हो गए और ये भी 4 हो गया, और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन होगी तो दोनों के इक्विवेलेंट्स खत्म हो जाएंगे, H+ और OH- कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो pH तुरंत कितना भागेगा, 7। यहाँ pH कंप्लीट यहाँ तक 7 रहता है, तो ये पहला इक्विवेलेंट पॉइंट है जहाँ pH 7 है। अब जैसे उसके बाद से आप और वॉल्यूम ऐड करोगे, NaOH का वॉल्यूम जैसे जैसे आप ऐड करना शुरू करोगे आगे, तो pH 7 से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे pH 7 से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की बात करें, तो अगर इनिशियली हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl कर रहे हैं, तो HCl को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब पहले से हमें वॉल्यूम किसका पता है, वीक बेस का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या बेटा, दैट इज टाइट्रेंट, और ये हो जाएगा टाइट्रेट। तो वॉल्यूम ऑफ HCl हम ऐड करेंगे तो धीरे धीरे pH डाउन होता जाएगा, जहाँ पे इक्विवेलेंट 7 के आसपास आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट, जहाँ पे न्यूट्रल होना शुरू होगा इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पे 7 आएगा। लेकिन क्योंकि क्या है, ये वीक बेस है, तो यहाँ पे शार्प 7 कभी भी जहाँ पे ये शार्प 7 जो आना चाहिए था, इसके पहले वाली कंडीशन देखना जरा, यहाँ पे जो शार्प इक्विवेलेंस पॉइंट आया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, तो शार्प इक्विवेलेंस पॉइंट आया था। अब यहाँ पे शार्प इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा, जहाँ पे भी वीक कंडीशंस आती है ना, है ना, जहाँ पे भी वीक कंडीशंस आती हैं वहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट कभी भी शार्प नहीं आएगा, थोड़ा सा ये चेंज होके आता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे HCl का वॉल्यूम आप ऐड करते जाओगे, क्योंकि क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये फाइनली डिक्रीज होते होते 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि HCl इज द
स्ट्रॉन्ग एसिड, और शार्प चेंज कहाँ आएगा 4 to 7 में, ठीक है। बट ये एज जो होगा परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे हम देखें सेकेंड टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करना शुरू किया ये पीएच धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे भी वो शार्प कंडीशन नहीं आएगी एकदम परफेक्ट, यहाँ से ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ही जाता है और पीएच कैलकुलेशन आपको आता है ना। जबकि हम स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कर रहे हैं तो पीएच कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ये टाइट्रेशन आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है टाइट्रेशन की। तो ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 3 बातें याद रखना जब भी हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं, कि नेचर ऑफ एसिड कैसा है, नेचर ऑफ बेस कैसा है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो शार्प 1.7 पे पीएच आपका आएगा, और वो ग्राफ जो होगा, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अगर वीक एसिड आ गया, वीक बेस आ गया, तो ग्राफ का नेचर ऐसा नहीं होता है, ग्राफ का नेचर थोड़ा सा चेंज होता है। ग्राफ का नेचर कंपेयर टू दिस लाइन, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था, ये पूरा शार्प लाइन ऐसे आती है, और ये यहाँ पे शार्प लाइन बहुत कम छोटी रहती है, फिर ये ऐसा होता है, ठीक है। और पीएच कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन सवाल जो बनते हैं जेई मेंस वगैरह में, पहले बात जेई मेंस में बहुत कम चांसेस हैं ऐसे सवाल बनने के, ये एडवांस के लिए बनता है, और नीट में तो बिल्कुल नहीं बनता है, रेडॉक्स पे खास करके एसिड बेस टाइट्रेशन से सवाल जल्दी नहीं आते, बट अगर आएगा तो ये ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप एक एक वॉल्यूम 10 ml 20 ml 30 ml लेकर आप उसको टाइट्रेशन करके आप देख लोगे कितने इक्विवेलेंट्स बच रहे हैं एसिड या बेस के, उसके आधार पे आप पीएच कैलकुलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टाइट्रेशन एक्चुअली लाइक ये सब टाइट्रेशन 2 से 3 लेक्चर मिनिमम लग जाता है क्लास के अंदर में, वन शॉट में हम उतना डिटेल में नहीं बता सकते, तो आपको बस बेसिक आइडिया दिया कि टाइट्रेशन होता कैसे है, टाइट्रेंट क्या होते हैं, टाइट्रेट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और ब्यूरेट में किसको लिया जाता है, फिर उसके बाद से इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या कलर चेंज होता है, पीएच कौन कौन से हो सकते हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इंडिकेटर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात किया है, ठीक है भाई। तो होपफुली आपको ये सेशन सही लगा होगा, और ये लास्ट चैप्टर था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का, ठीक है। तो मैंने आपको कोशिश किया है कि पूरा जितना कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से कवर कराया जाए, क्योंकि वन शॉट है तो इन डिटेल हर चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर सकते, वरना लेक्चर का जो लेंथ होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे। तो जो हमारा पर्पस था कि आपको एक कंप्लीट पैकेज दिया जाए, जो कि आप कभी भी जैसे 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे मैक्सिमम, इतने में अगर कोई लेक्चर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, स्पेशली जेई मेंस और नीट का पर्पस जो था कि अगर आप इस तरीके से इसको देखोगे और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, लाइव सेशंस अटेंड करोगे, ठीक है, डीपीपी सॉल्व करोगे, तो ये कम्प्लीटली 1-1.5 महीने में कम्प्लीटली आपका जो केमिस्ट्री होगा या फिर फिजिक्स होगा या मैथमेटिक्स होगा या फिर बायोलॉजी होगी, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था। होपफुली आपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाए होंगे। क्वेश्चंस पूछते रहिए आप नीचे कमेंट करके, और बताइए आपको और क्या रिक्वायरमेंट होगी, हम उस पर भी काम करेंगे। इसके अलावा और कोई भी चीज़ें अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो और लोगों को बता सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं लाइव डाउट सेशन में, मिलिएगा सारे लोग, आइएगा, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच।